हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, हम आज आपको क्लास 11th के चैप्टर 4 में जो एनिमल किंगडम के बारे में बताया गया है, जो जंतु जगत है और उसके जो लक्षण हैं, ढेर सारे जो मूलभूत लक्षण हैं, जो फंडामेंटल उनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनके आधार पर किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है और क्लासिफिकेशन का आधार क्या होता है। कुछ जो उसमें जो टर्म है, जैसे हमने आपको पीछे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल बताया था और सिमेट्री बताया था, फिर आपको सीलोम के बारे में, सेगमेंटेशन के बारे में और नोटोकार्ड के बारे में, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है। इन सब लक्षणों के अलावा और भी जो लक्षण हैं, जैसे उसमें रिप्रोडक्शन किस तरह का है और किस तरह का एक्सक्रीशन किस तरह से होता है, या जो उसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इनके आधार पर जंतुओं में जो है एकरूपता नहीं पाई जाती है। जंतु विभिन्न प्रकार के होते हैं और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अलग अलग लेवल का होता है और इसमें जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है। सब में जैविक क्रियाएं अलग हैं, सब में सेल की संख्या अलग है, सबका रूप, रंग, बनावट, वासस्थान, हैबिटेट जिसको बोलते हैं, ये सब अलग अलग है। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा विविधता है जंतुओं की बनावट में, उनके व्यवहार में और उनके आंतरिक जो क्रियाकलाप हैं, जो जैविक क्रियाएं हैं उनमें। तो बहुत बड़ा समूह है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहला जो एनिमल का जो आइलम है, पोरीफेरा, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये आपको देख रहे होंगे कि ये पोरीफेरा की कुछ जो है ऑर्गेनिज्म है जिनका यहाँ पे चित्र दिया गया है। ये साइकन है पहला, और जिसको साइफा भी बोलते हैं, और ये यू स्पंजिया है जिसको बाथ स्पंज बोलते हैं, और ये स्पंजिला है। तो ये 3 चित्र दिए गए हैं और चूंकि जो पोरीफेरा हैं इनमें हम स्पंजों का ही अध्ययन करते हैं। ये स्पंज हैं, तो स्पंज नाम आपने सुना होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे संभवतः कि ये जंतु हैं या ये जंतुओं से प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट है। तो कैसे प्राप्त होता है यह अलग वीडियो बना करके हम बताएंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इसके। लेकिन अभी इसकी जो बनावट है, इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किस तरह से ये भोजन ग्रहण करता है, किस तरह से इसके सेल बने होते हैं, ये इसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। और आइए शुरू करते हैं। इट इज कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस। अभी हमने आपको बताया है ये स्पंज कहे जाते हैं और उसके 3 चित्रों को दिखाते हुए हमने बताया है कि ये कौन कौन से स्पंज हैं। उसमें जो साइकन है और जो स्पंजिला है ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और इन चित्रों को अभी जो है हम विस्तार पूर्वक हम आगे अध्ययन करेंगे उनके बारे में। लेकिन कुछ चीजें जो मेन फीचर्स हैं इसके, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो अन्य जंतुओं से अलग करते हैं, उनको हम जान लें। तो सबसे पहले इनको कहा क्या जाता है ये जान लें। इनको स्पंज कहा जाता है, अभी हमने आपको बताया। और स्पंज बताते ही आपको जो है, स्पंज आपने जरूर देखा होगा, स्पंज के गद्दे होते हैं, सोफा होता है। तो स्पंज आप जानते भी हैं इसके बारे में। तो हम आपको आगे इसको बताते हैं कि ये पाए कहाँ जाते हैं। सबसे पहले इनका किसी भी जंतु के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसका वास स्थान हमको बताना पड़ेगा कि कहाँ ये मिलते हैं, कहाँ ये रहते हैं। तो ये मैरीन वाटर में रहते हैं। मैरीन वाटर मतलब जहां पर खारा पानी हो, समुद्री जल मोस्टली खारा होता है, और वहां पर ये पाए जाते हैं बहुतायत में। और इनकी जो बॉडी होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। इनको अगर जो हम वर्टिकली डिवाइड करें तो यह जो है 2 बराबर अर्धांशों में नहीं बंटते, 2 बराबर हाफ में नहीं बंटते। तो इनकी जो बॉडी है, बॉडी एसिमेट्रिकल। हमने शुरू में बताया है कि जो कुछ जो ग्राउंड्स हैं, कुछ जो बेसिस हैं, जिनके आधार पर जंतुओं में जो है अलग अलग उनका लक्षण लेकर के उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो सिमेट्री होती है। तो सिमेट्री क्या है किसी जंतु की, ये बताना आवश्यक होगा। सबसे पहले हैबिटेट बताएंगे, फिर सिमेट्री बताएंगे कि सिमेट्री कैसा है। तो हैबिटेट इसका मैरीन है और इसकी बॉडी जो है एसिमेट्रिकल है। अब
जो दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया है, इसमें देखें आप मल्टी सेलुलर एंड सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका अर्थ आप फिर एक बार यहाँ पे समझ लें। मल्टी सेलुलर जिसमें 2 या 2 से अधिक सेल हों, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जिनका शरीर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से बना होगा, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक बार फिर यहाँ पे समझ लें इस वीडियो में कि सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि इनके सेल आपस में मिल करके टिश्यू नहीं बनाते और न ही टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं। जो भी क्रिया, जो भी घटनाएं होनी है, चाहे वो श्वसन की घटना हो, पाचन की घटना हो, उत्सर्जन की घटना हो, ये सारी जो सारे क्रियाकलाप हैं, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, इनके सेल लेवल पर ही होती है। सेल में ये जो है लेवल डिवीजन होता है, इसमें कार्य वितरण होता है कि कौन क्या करेगा। तो सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, दे हैव नो टिश्यू एंड दे हैव नो पर्टिकुलर ऑर्गन्स। अभी ये सबसे पहला हम जो संघ है उसको पढ़ा रहे हैं। इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यहाँ पर देखिए, वहां पहले हमने सिमेट्री बताया है, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताया है। पिछली वीडियो में आप जाके देखेंगे तो इनको हम अलग से विस्तृत रूप से अध्ययन हम कर चुके हैं, इसका डिस्कशन कर चुके हैं वीडियोस में। इसमें जो मेन फीचर है वो है कैनाल सिस्टम। अगर जो कहीं पूछा जाए पर्टिकुलर जो पूरी फेरा का सबसे मुख्य लक्षण है, जो डायग्नोस्टिक फीचर है, वो क्या है, तो निसंकोच आपको बताना होगा या लिखना होगा कि कैनाल सिस्टम, नाल तंत्र जो है, इसका मुख्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसमें जो पानी है, पानी इसके बॉडी में छोटे छोटे सेलवाल पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं बाहर की ओर, जिसको आस्टिया बोलते हैं। आस्टिया छोटे छोटे छिद्र हैं जो उसके बॉडी सतह पे पाए जाते हैं, और उस छिद्र के रास्ते पानी प्रवेश करता है, और पानी जब उसके अंदर जाता है तो पानी प्रवेश करता अपने साथ, वो जो है भोज्य सामग्री तमाम जो है जीव जंतुओं को साथ लेके घुसता है। और वहां पर जो इसके अंदर विशेष एक कोशिका होती है, कोएनोसाइट। कोएनोसाइट भी इसका एक प्रमुख लक्षण है। और पानी जब घुसता है आस्टिया के द्वारा, तो अंदर की जो कैविटी होती है स्पंज के अंदर, बॉडी कैविटी जिसको गुहा बोलते हैं, वहां पर पानी जाता है, और वहां से होता हुआ इसके ऊपर की ओर अग्रभाग पर एक बड़ा छिद्र पाया जाता है जिसको आस्कुलम बोलते हैं। उसके द्वारा ये बाहर निकल जाता है। तो ये तंत्र बनाता है, नाल तंत्र, जिसमें पानी अंदर प्रवेश करता है, फिर आस्टिया के द्वारा प्रवेश करके आस्कुलम के द्वारा यह बाहर निकल जाता है। तो कैविटी होती है इसमें, जो शरीर के अंदर जो गुहा होती है, उसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। गुहा का नाम स्पॉन्जोसील है। और जो ऊपर की ओर बड़ा छिद्र पाया जाता है उसको आस्कुलम बोलते हैं। इसमें इसका जो स्केलेटन होता है, जिस पर पूरे स्पंज की बॉडी टिकी होती है, वो छोटे छोटे कांटेनुमा रचना जो होते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देख लीजिए कि ये आस्कुलम है, और यहाँ छोटे छोटे छिद्र जो पाए जा रहे हैं आस्टिया है। इसके अंदर की कैविटी स्पॉन्जोसील इसमें पाई जाती है, और इसके अंदर जो है, जो स्पॉन्जोसील की कैविटी है, वो अस्तारित होती है या बनी होती है वो कोएनोसाइट से। और ये जो कांटेनुमा रचनाएं हैं, इनको हम स्पॉन्जिन फाइबर भी बोलते हैं। और स्पॉन्जिन फाइबर इसको जो है शेप प्रदान करते हैं। कंकाल हैं ये, इनके स्केलेटन हैं, और कांटेनुमा होते हैं, इस नाते स्पाइक्यूल भी इनको कहा जाता है। जो स्पंज हैं वो, उनमें जो है अलग अलग सेक्स के ऑर्गेनिज्म नहीं होते, यानी कि जैसे मेल और फीमेल को आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों लिंग अपने अंदर धारण करें, मेल और फीमेल दोनों, उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। द्विलिंगी कह सकते हैं आप इनको। और इसमें सबसे पहले जानने की ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है अपनी संतान उत्पन्न करता है, यानी अपने जैसे जीव उत्पन्न कर देता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसका नाम है फ्रेगमेंटेशन, विखंडन जिसको बोलते हैं। इसका जो शरीर है, अब एक ऐसा एनिमल आप देखेंगे, इसका शरीर का टुकड़ा अलग होकर के और नया स्पंज बनाने की क्षमता रखता है। ऐसा जंतुओं में कम देखने को मिलता है। तो ये पहला जंतु आपको हम बता रहे हैं। हाइड्रा तक जो सिलेंट्रेटा या निडेरिया में जो जंतु है, वहां भी उसका शरीर कट करके और वो जो है फिर नया शरीर बना लेगा, उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। लेकिन इसमें फ्रेगमेंटेशन करके कोई टुकड़ा अलग होकर के जो सेल हैं वो अपना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है। तो
इसीलिए लोगों को शक होने लगता है कि ये एनिमल है भी कि नहीं है। तो आप जानिए कि ये एनिमल है और संघ पोरीफेरा में इसका हम अध्ययन करते हैं और विस्तार पूर्वक अध्ययन पहले होता था, लेकिन अब जो है कोर्स काफी कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। तो इतना ही पर्याप्त है क्लास 11th के लिए। जो स्पंज के बारे में जो जानकारी है, जो मेन जानकारी है, वो हम आपको प्रदान कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत आता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें गैमीट के द्वारा होता है। अभी हमने आपको बताया है कि ये जो है हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी द्विलिंगी जीव होते हैं, और दोनों लिंग मेल और फीमेल दोनों एक ही जीव में पाए जाएंगे, एक ही जो स्पंज का बॉडी है इसी में पाए जाएंगे। और मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमीट बनाएगा। दोनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में थोड़ा सा अंतर यहाँ बता दें कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जंतु के शरीर के अंदर ही मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं और वहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से जंतु हैं जिनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो मेढक जो है एक ऐसा प्राणी है, वो या उसके जो है तमाम एम्फीबियंस हैं, वो एक जो है पानी में देती है मादा मेढक, और ये जो है इसके स्पर्म जो है मेढक नर मेढक के वो पानी में जाके टकराते हैं, बाहर टकराते हैं, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। बट इन द केस ऑफ द स्पंज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, और इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ये भी एक जो है चीज है, ये भी एक तथ्य है जानने वाला कि डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है। जब डायरेक्ट है तो डायरेक्ट भी होगा कुछ, तो इसको भी यहाँ पे समझ लें। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इसकी हिंदी जानते होंगे आप, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष और डायरेक्ट। तो इसमें अभी हम आपको बता रहे हैं कि इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जब जंतु के जो बच्चे हैं, समझिए जो उनके शिशु हैं, वो अपने माता पिता के ठीक समान पैदा हों, तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट होता है, तो इनडायरेक्ट में होता यह है कि जो उसका शिशु है प्रारंभ में अपने माता पिता के समान नहीं रहता है। जैसे मेढक जो है, मेढक के जो बच्चे होते हैं जिसको टैडपोल कहते हैं, जो एक लार्वा है, और वो मछली के समान होता है, मेढक के समान नहीं होता है, वो पानी में तैरता है मछलियों के साथ। तो जब अब फिर बाद में उसके अंदर एक कायांतरण नामक प्रक्रिया होती है, मेटामॉर्फोसिस, उसके बाद वो मेढक का रूप लेता है। तो जब एक सीधा सीधा माता पिता के समान बच्चे पैदा हों, बिल्कुल उसमें कोई बाद में परिवर्तन न हो, तो उसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में पहले वो जो है लार्वा की स्थिति में हो, लार्वा के रूप में हो, और बाद में जैसे मच्छर के भी बच्चे मच्छर जैसे नहीं होते, उनके भी लार्वा होते हैं, तो वो भी जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करता है। और स्पंज भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करता है, यानी इसमें भी लार्वा होते हैं। लार्वा एक स्टेज है जीवों के, जो उसके प्रोजनी है, जो संतानें हैं, उनकी एक स्टेज है जिसमें वो अपने माता पिता के समान नहीं होते, उनको लार्वा कहे जाते हैं। और सभी जंतुओं में अलग अलग नाम से लार्वा पाए जाते हैं, सबके लार्वा का नाम है। आप जो है इसको आगे की कक्षाओं में जो हायर क्लास है उसमें जानेंगे। तो लार्वल स्टेज इसमें जो है होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हम आपको अलग से वीडियो बना करके बताएंगे कि कैसे इसको धोते हैं, सुखाते हैं, रंगते हैं। इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, इसका प्रोसीजर जो है बहुत लंबा है स्पंज तैयार करने का इसके बॉडी से। और ये आपको समुद्र के किनारे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर पाए जाते हैं। उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वहां पे जाकर के देख सकते हैं, और उसको हम अलग वीडियो बना करके बताएंगे। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी आपको साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल के द्वारा दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। बहुत ही गूढ़ जानकारी, अच्छी समझ में आने वाली जानकारी आपको लेना है, तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो आने वाले अपडेट्स हैं वीडियो के साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल के, वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और उसका आप लाभ उठा सकें। थैंक यू, जय हिंद।